नमस्कार, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश में हाल ही में हुए दो बड़े घटनाक्रमों की। एक तरफ 18 जुलाई को OHCHR का दफ्तर बांग्लादेश में खोला गया और दूसरी तरफ 25 जुलाई से शुरू हुआ अमेरिका और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोस्तों, किसी पाकिस्तानी शायर का एक शेर है कि है अमन के वास्ते दुनिया में बना UNO, है अमन के वास्ते दुनिया में बना UNO। इसमें USA का यू है, बाकी सबका नो ही नो। आइए बांग्लादेश में हुई इन दो घटनाओं को इस शेर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, OHCHR यानी ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की मानवाधिकार एजेंसी है और इतिहास बताता है कि अमेरिका ने पिछले लगभग 4 दशकों में विभिन्न देशों में UNO की इस ऐसी एजेंसीज का भरपूर इस्तेमाल किया है। 18 जुलाई 2025 को बांग्लादेश ने OHCHR के साथ 3 साल का समझौता किया। ये दफ्तर ढाका में खुलेगा और मानव अधिकारों पर तकनीकी सहायता देगा। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इसे आमंत्रित किया ताकि उनके देश में ये कथित मानव अधिकार उल्लंघनों पर काम करे। तो इस ह्यूमन राइट्स बॉडी का बांग्लादेश में ऑफिस खोला गया है, पर सवाल उठता है, ये अचानक बांग्लादेश क्यों पहुंची? 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में 600 से ज्यादा मौतें हुई, हजारों घायल हुए और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर अत्याचार के आरोप लगे। यूनुस का कहना है कि OHCHR का बांग्लादेश में आना न्याय और सुधार के लिए जरूरी है। दरअसल यूनुस ने इस एजेंसी को पिछले वर्ष बांग्लादेश में तथाकथित आंदोलन में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने के लिए बुलाया है। ये एजेंसी आई है तो ये भी हो सकता है कि शेख हसीना सरकार के कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप पर यह संस्था अलग से एक एजेंडा फैलाए। बांग्लादेश की पिछली सरकार को भारत का समर्थन प्राप्त था और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हमेशा से प्रो इंडिया माना जाता रहा है। देश निकाले के बाद हसीना को भारत में ही शरण मिली हुई है। तो अगर भारत समर्थित पूर्व हसीना सरकार पर UN की संस्था मानवाधिकार उल्लंघनों पर दोष रोपण करती है तो जाहिर है कि नई दिल्ली थोड़ा असहज जरूर महसूस करेगी। OHCHR का ये कार्यालय खुलना सिर्फ मानवाधिकार की बात नहीं है, इसमें अमेरिका के जियोपॉलिटिकल उद्देश्य छिपे हैं, खासकर जब बांग्लादेश अगले चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। इस एजेंसी का बांग्लादेश आना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मोहम्मद यूनुस भले ही एक अनइलेक्टेड सरकार चला रहे हैं, लेकिन वे अमेरिका के इंटरवेंशन पर मानवाधिकार के नाम पर रखाइन कॉरिडोर देने पर आमदा है। जिन्हें पता नहीं उनके लिए बता दें कि म्यांमार में अरकान आर्मी 2-3 और संगठनों के साथ मिलकर म्यांमार की जनता सरकार से युद्ध कर रही है और इन संगठनों को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में चूंकि मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी डीप स्टेट द्वारा रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत लाया गया है, इसलिए अमेरिका उनसे अपने लिए काम करवाना चाहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यांमार की जुंटा सरकार को चीन का समर्थन प्राप्त है और यही कारण है कि अमेरिका म्यांमार में चीन के इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी तरह से स्कटल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक वही काम जो वह पाकिस्तान में चीन के इन्वेस्टमेंट को लेकर पिछले 5 वर्ष में करता आ रहा है। 25 जुलाई को बांग्लादेश में अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। नाम है डिजास्टर रिस्पांस एक्सरसाइज एंड एक्सचेंज। सुनने में मानवीय लगता है, लेकिन पीछे की कहानी कई ज़्यादा रणनीतिक है। ये ड्रिल बांग्लादेश के चटगांव और सिलट क्षेत्रों में हो रही है, जो भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटे हुए इलाके हैं। अमेरिकी सेना के PACOM इंडो पैसिफिक कमांड के जवान इसमें शामिल हैं, जो साफ साफ इशारा करता है कि इंडो पैसिफिक थिएटर में अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। बांग्लादेश, जिसे चीन ने भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देकर डेट ट्रैप में डाला है, अब उसी बांग्लादेश में अमेरिका अपनी पैठ बना रहा है। शेख हसीना सरकार ने हाल के वर्षों में 2 बड़े कदम उठाए। चीन को बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आने दिया और भारत को दूर जाने नहीं दिया। साथ ही पश्चिमी NGOs और लॉबी के दबाव को ठुकराया। यही कारण है कि अब UN के बहाने बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में बाहरी दखल की कोशिश हो रही है। यूनुस की ग्रामीण बैंक का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े NGO नेटवर्क्स में से एक है। उसी के जरिए उन्होंने वामपंथी पश्चिमी सरकारों से समर्थन जुटाया, साथ ही हसीना सरकार को अमानवीय और तानाशाही साबित करने की कोशिश की। अब एक अहम सवाल है, क्या UN का OHCHR हर देश में इस तरह की ह्यूमन राइट्स निगरानी करता है? नहीं। असल में OHCHR के हर देश में उपस्थिति अलग अलग स्तर की होती है और जिन देशों में इसकी एक्टिव फील्ड प्रेजेंस होती है वे अधिकतर वही देश हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध या बाहरी हस्तक्षेप की संभावना अधिक होती है। मसलन कि अफगानिस्तान।
OHCHR वहाँ UNAMA यानी कि यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान के जरिए सक्रिय है। साल 2019 से फियोना फ्रेजर वहाँ की रेजिडेंट ह्यूमन राइट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। पूरे अफगानिस्तान में फैले कई फील्ड ऑफिस के जरिए OHCHR मानवीय अधिकारों की निगरानी करता रहा है। ये वही अफगानिस्तान है जहाँ अमेरिका ने 2 दशक तक सैन्य दखल रखा और बाद में अराजकता में छोड़ दिया। इराक में OHCHR का कोई स्वतंत्र दफ्तर नहीं है, लेकिन ये UNAMI यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन फॉर इराक के जरिए मानव अधिकारों की निगरानी करता है। खास तौर पर संघर्षकालीन यौन हिंसा और युद्ध अपराधों पर नजर रखी जाती है, यानी जहां रेजीम चेंज हुआ हो वहां OHCHR सक्रिय भूमिका निभाता है। सीरिया में OHCHR का कोई स्थायी कार्यालय तो है नहीं, लेकिन हाल ही में जब वहां राजनीतिक समीकरण बदले हैं तो OHCHR अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स और ट्रांजिशनल जस्टिस की टीमों को दमिश्क भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी जब बदलाव की हवा चलती है तभी OHCHR जमीन पर उतरता है। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश को भी इन्हीं देशों की तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्या शेख हसीना के खिलाफ चल रहा है पश्चिमी दबाव ट्रांजिशनल फेस? क्या यूनुस जैसे पश्चिमी समर्थित एक्टर्स OHCHR का एक नई प्रॉक्सी रिपोर्टिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? OHCHR की मौजूदगी जहां जहां रही है वहां सत्ताएं बदली हैं, समाजों में विभाजन हुआ है और विदेशी दखल तो बढ़ा ही है। अब बांग्लादेश में भी यही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। भारत के लिए घटनाएं चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश भारत की पूर्वी सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा रहा है। बांग्लादेश में अस्थिरता का सीधा असर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा तक होता है। अमेरिका का इंडो पैसिफिक दखल भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर दबाव बना सकता है। अमेरिका के दखल से बांग्लादेश में रैडिकल इस्लामी तत्वों को बढ़ावा तो मिलेगा ही। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से जमात के नेताओं को न्यायपालिका के इंटरवेंशन से जेल से छोड़ दिया गया है। ये समय है भारत के लिए सतर्क रहने का। बांग्लादेश की स्थिरता सिर्फ उसकी खुद की बात नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। OHCHR और अमेरिका की गतिविधियों को सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट्स कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या ये सब एक एशियन कोल्ड वॉर के संकेत हैं? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।